मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको, मुट्ठी में मेरी है आसमान। वेलकम एवरीवन, मैं संदीप भट्ट आपके पसंदीदा प्रोग्राम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं आपके लिए बहुत ही खास पर्सनैलिटीज को लेकर आया हूं, लेकिन उनके बारे में जानने से पहले शुरुआत करते हैं आज के इस इवेंट से। कुछ बेहतर करने के लिए दुनिया को बदलना बहुत जरूरी है, और ऐसा करने के लिए हर एक इंडिविजुअल का साथ उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन सब से जन्म होता है हर एक समुदाय में वैश्विक आंदोलन का, और ये आंदोलन विश्व में बदलाव को आगे बढ़ाता है। ऐसे ही मकसद के साथ आज पूरा विश्व मंडेला डे मना रहा है। टेक एक्शन, इंस्पायर चेंज, मेक एवरी डे अ मंडेला डे। नेल्सन मंडेला ने सामाजिक न्याय के लिए 67 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हम आपसे इसे शुरू करने के लिए सिर्फ 67 मिनट देने को कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आज मनाए जा रहे मंडेला डे की थीम है, जिसमें आज यानी 18 जुलाई को पूरे दिन मंडेला के आदर्शों पर चलने और उनके जैसी सोच को अपनाने की कोशिशें की जाएंगी। इस दिन को आधिकारिक मान्यता देने के लिए वर्ष 2009 में 46,664 कॉन्सर्ट्स किए गए, और नेल्सन मंडेला फाउंडेशन ने ग्लोबल कम्युनिटी को इसे सपोर्ट करने के लिए आमंत्रित किया। इस दिन का मतलब किसी पब्लिक हॉलिडे से नहीं है, बल्कि ये तो बस महान नेता नेल्सन मंडेला को याद रखने के लिए मनाया जाता है। इसलिए नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने भी इस दिन को मनाने की आधिकारिक मान्यता दे दी है, और इसीलिए पहला संयुक्त राष्ट्र मंडेला डे 18 जुलाई 2010 को मनाया गया। यूएन के अलावा बहुत सी दूसरी संस्थाओं ने पहला मंडेला डे 18 जुलाई 2009 से ही मनाना शुरू कर दिया था। ये दिन न्याय के लिए लड़ने वाले नेल्सन मंडेला के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आज के दिन हर एक संस्था, हर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करता है, ऐसे काम जिससे समाज और उनकी जिंदगी में बदलाव आ सके। Please, 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 on the 18th of July, let's stand together. Give 67 minutes of your time to do what you can. I would like to encourage everyone to do something worthy for someone else on Mandela Day. I will also be giving my 67 minutes to make the world a better place, one small step at a time. I ask you to celebrate by following his example, by doing your best to help others with a full, happy, grateful heart. Take action. Inspire change. Make every day Mandela Day. We're made for one another. Together, we can create a better world. Thank you for your example, Madiba. नेल्सन रोलीलाला मंडेला का जन्म आज ही के दिन 1918 में साउथ अफ्रीका के म्बाशे नदी के घाट में हुआ था। बचपन में इनका नाम रोलीलाला था, जिसका मतलब होता है एक पेड़ की शाखा को खींचना, लेकिन हमारी भाषा में इसे ट्रबल मेकर कहा जाता है। लेकिन स्कूल में जाने पर इन्हें अपना वो नाम मिला जिसे आज दुनिया इन्हें जानती है। और उस दिन के बाद से इन्हें नेल्सन मंडेला के नाम से पहचाना जाने लगा। नेल्सन के पिता उन दिनों पावर में हुआ करते थे, जिस कारण उनकी पढ़ाई लिखाई साउथ अफ्रीका के अच्छे स्कूल में हुई। लेकिन किसी झगड़े की वजह से इनके पिता ने अपना नाम और पावर सब खो दिया, जिसके बाद फैमिली को छोटे से गांव की झोपड़ी में गुजर बसर करनी पड़ी। पानी झरनों और तालाबों से इकट्ठा किया जाता था, जबकि खाना खुले आसमान के नीचे बनता था। मंडेला बचपन से ही बड़े लड़कों की तरह गेम खेलते। लीडरशिप की क्वालिटी उनमें बचपन से ही जन्म ले चुकी थी। 9 साल की ही उम्र में इनके पिता की मौत लंग कैंसर की वजह से हो गई। अब मंडेला पूरी तरह से ट्राइबल लाइफ में रहने लगे थे।
वो देश में होने वाले काले और गोरे के भेदभाव से कई बार गुजर चुके थे और तभी उन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ ये निर्णय लिया कि वो साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए मरते दम तक लड़ेंगे। 1939 में मंडेला ने फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ये साउथ अफ्रीका में काले लोगों का एकमात्र हायर लर्निंग कॉलेज था। फोर्ट हेयर की मान्यता ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की तरह ही थी, जहां से साउथ अफ्रीकन मूल के स्कॉलर्स निकलते थे। कॉलेज में इन्होंने कई स्टूडेंट्स को भूख से परेशान होते हुए देखा और बस तब से इनके मन में इनइक्वालिटी, इनजस्टिस और हंगर जैसे मुद्दों को दूर करने की आग भड़कने लगी, जिसका विरोध करने के लिए उन्हें कॉलेज से निकाल भी दिया गया। इसी बीच 1942 में नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC में शामिल हो गए और फिर यहीं से इन्होंने लोगों को एकजुट करने और मौजूदा शासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। The Africans require, want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Yes, we have a large number of Africans who are educated and who are taking part in the political struggles of the African people. The question of education has nothing to do with the question of the vote. 1949 में ANC ने मंडेला की यूथ लीग को एक्सेप्ट कर लिया और फिर नेल्सन ने अगले 20 सालों तक आजादी की लड़ाई को अहिंसावाद के जरिए लड़ा। 1956 में गवर्नमेंट ने नेल्सन और उनके 150 साथियों को राजनीतिक गतिविधियों में रुकावट डालने और लोगों को उकसाने के लिए जेल में डाल दिया। ANC में अब ये बात जोर पकड़ने लगी कि बिना हथियारों के इस लड़ाई को नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए अब ANC का पुराना रूप भी खोने लगा और 1961 से नेल्सन ने भी इस रास्ते को स्वीकार कर लिया और इसी साल नेशनल स्ट्राइक को लीड करने के जुर्म में इन्हें फिर से 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। 1963 में हुए ट्रायल के बाद इन्हें और इनके 10 साथियों को उम्र कैद की सजा दे दी गई। सभी को रॉबिन आइलैंड की जेल में रखा गया। इस दौरान नेल्सन को ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत रही, लेकिन ब्लैक प्रिजनर होने की वजह से इन्हें सबसे सस्ता ट्रीटमेंट दिया गया। इसके बावजूद नेल्सन के इरादे कमजोर नहीं हुए और जेल के अंदर भी उनकी लड़ाई जारी रही। उन्होंने जेल में ही लोगों को इंसाफ के लिए आवाज उठाने की हिम्मत दी। The Pietermaritzburg resolution makes provision for a campaign of non-cooperation with the government, and we are presently studying plans to implement this aspect of the resolution. There are many people who feel that the reaction of the government to our stay at home, ordering a general mobilization, arming the white community, arresting 10,000s of Africans, the show of force throughout the country, notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines. अफ्रीका के लोगों में एक नई ताकत का संचार होने लगा था। नेल्सन जेल के अंदर थे, लेकिन उनका सपना सच की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। न सिर्फ अफ्रीका में बल्कि पूरे देश से नेल्सन की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव डाला जाने लगा। जेल में इसका असर नेल्सन पर भी दिखाई दिया। उन पर तरह तरह के अत्याचार भी किए गए, लेकिन ना वो कमजोर पड़े और ना ही लोग। आखिरकार 11 नवंबर 1990 को नेल्सन और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया। This was the moment the world paused to applaud. The day the myth yielded to the man and Nelson Mandela walks to freedom. लेट 1980s में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश से अपने शासन को वापस लेने के लिए भी हाँ कर दी थी। अब तक नेल्सन 71 साल के हो चुके थे, लेकिन लोगों के सहयोग को देखकर उन्हें इस उम्र का और अपने दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ। 1993 में नेल्सन मंडेला को शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और फिर 27 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका में पहली बार चुनाव हुए, जिसमें सभी के साथ साथ नेल्सन ने भी सबकी सहमति से डेमोक्रेसी का वोट डाला और साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us
has come. The time to build is upon us. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. We commit ourselves to the construction of a complete, just, and lasting peace. अब लोगों को डरने की जरूरत नहीं थी। वो आजाद थे सोचने के लिए, वो आजाद थे उड़ने के लिए, वो आजाद थे समाज को बदलने के लिए। देश आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच 2001 में नेल्सन के शरीर में प्रोस्टेट कैंसर का पता चला, जिसके बाद जून 2004 में इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। Having observed the media speculation in recent weeks about my retirement and pending demise, I am even more certain you are present today for exactly that reason. But that does not in any way lessen my appreciation for your presence. On the contrary, we are very happy that old age can still inspire such undeserved attention. Born to be remembered भी द ग्रेट नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहा है। दोस्तों, आपको निकोला टेस्ला याद है, जिसने एक आम इंसान की क्षमता से बहुत अधिक दिया और बहुत आगे की सोच रखी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इसका क्रेडिट तक नहीं मिला। तो दोस्तों, आइए याद करते हैं विज्ञान जगत के एक ऐसे ही हीरे को जिसको उसकी चमक का कभी भी सही सम्मान नहीं मिल पाया। वो नाम है रॉबर्ट हुक। हुक ने न जाने कितने ही क्षेत्रों में अपने तेज दिमाग और समय से आगे की सोच से लोगों की परेशानियों को सॉल्व किया है। रॉबर्ट हुक का नाम हम में से बहुत से लोग तो जानते भी नहीं है। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने परेशानियों को कभी भी अपनी सोच पर हावी नहीं होने दिया और क्लासरूम के बाहर अपनी दुनिया बसाई। 1635 में आज ही के दिन इंग्लैंड में जन्म हुआ था इस जीनियस का। अमूमन हमारे बचपन का असर हमारे आगे आने वाले कल पर पड़ता है, लेकिन रॉबर्ट के साथ ऐसा नहीं हुआ। बचपन में ही इन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया, जिस कारण इनका चेहरा व शरीर थोड़ा बिगड़ सा गया और ये बीमार भी रहने लगे। कमजोर होने के कारण इनकी स्कूलिंग भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन 13 साल में ही इनके पिता की मौत हो जाने के कारण वो एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा सीरियस हुए और फिर डॉक्टर रिचर्ड बुशबी की मदद से वेस्टमिंस्टर स्कूल आ गए। डॉक्टर बुशबी उस समय इंग्लैंड के जाने माने हेडमास्टर्स में से एक थे। पहले ही हफ्ते में रॉबर्ट ने जियोमेट्री की 6 बुक्स पढ़कर डॉक्टर बुशबी को अट्रैक्ट कर लिया और उन्होंने रॉबर्ट को अपनी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने का मौका दे दिया। ये जगह उनके लिए ज्ञान के समंदर जैसी थी, जिसमें रॉबर्ट डूबते चले गए और यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे पहुंचे ऑक्सफोर्ड। 26 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मास्टर्स पूरी कर ली। उनकी नॉलेज का आइडिया यहीं से लगाया जा सकता है कि रॉबर्ट हुक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री तक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ऑक्सफोर्ड ने उन्हें कई डिग्रीज दी थी। ऑक्सफोर्ड के दौरान ही उनकी मुलाकात रॉबर्ट बॉयल से भी हुई, जिन्हें आज भी मॉडर्न केमिस्ट्री के फाउंडर्स में गिना जाता है। इन्हें गैसों के लिए दिए गए बॉयल्स लॉ के लिए भी याद किया जाता है, लेकिन बॉयल्स लॉ को प्रूव करने के लिए किए गए एक्सपेरिमेंट में जिस एयर पंप का इस्तेमाल किया गया उसे बनाने वाले को कोई नहीं जानता। जरा सोचिए, अगर हुक ने वो पंप डिजाइन नहीं किया होता तो क्या वो प्रयोग पूरे हो सकते थे? पर हुक ने कभी भी इन छोटी मोटी चीजों पर गौर ही नहीं किया। रॉबर्ट हुक के साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। उन्होंने 1676 में लॉ ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में लोगों को बताया, जो कि भौतिकी का बहुत ही खास नियम है, जिसे आज हुक्स लॉ के नाम से जाना जाता है। एक्नॉलेजमेंट ना मिलने के बावजूद हुक लगातार अपने आइडियाज को डेवलप और डिजाइन करते रहे। हुक हमेशा आइडियाज के एक्सचेंज पर भरोसा करते थे, क्योंकि साइंस की फाउंडेशन को इसी के बल पर मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी अपना योगदान दिया। बायोलॉजी में इस्तेमाल होने वाला शब्द
सेल यानी कोशिका इन्हीं की देन है। घड़ी के बैलेंस व्हील, मोटर व्हीकल्स के यूनिवर्सल जॉइंट, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी और न जाने क्या क्या। रॉबर्ट हुक जैसे मास्टरमाइंड की वैल्यू उस समय किसी ने नहीं की, लेकिन आज जब उनके आइडियाज पर काम होता है तो उनकी असली कीमत पता चलती है। ऐसा कहा जाता है कि वो जिस वक्त एक सब्जेक्ट पर काम कर रहे होते थे, दूसरा सब्जेक्ट उनके माइंड में चलता रहता था। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम रॉबर्ट हुक और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करते हुए उन्हें सलाम करती है। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 1720 में हैम्पशायर में जन्मे गिलबर्ट व्हाइट पहले इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने आसपास मौजूद जीव जंतुओं के बारे में जानने के अलावा उनका एक रिकॉर्ड भी तैयार किया। व्हाइट का प्रकृति से प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने कभी शादी भी नहीं की। गिलबर्ट को खास तौर पर नेचुरल हिस्ट्री और एंटिक्विटीज ऑफ सेलबर्न के लिए जाना जाता है। ये इनके द्वारा लिखा गया एक लेटर था जिसमें इन्होंने आसपास की फ्लोरा और फौना यानी जीवों और पौधों के बारे में लिखा था। व्हाइट ने अपनी बेसिक एजुकेशन एक ट्यूटर की मदद से और फिर बाकी की एजुकेशन ऑक्सफोर्ड से पूरी की, लेकिन 1758 में वो अपने घर सेलबर्न वापस लौट आए। अपनी पूरी लाइफ में वो 4 बार सेलबर्न के क्यूरेटर बने और अपनी ज्यादातर रिसर्च यहीं पर की। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी दूसरी बुक्स भी लिखी हैं जो आज भी नेचर को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करती हैं। गिलबर्ट अपने गार्डन में घंटों बैठे रहते थे और एक एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करते थे। उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते थे वो, और ये भी कि वो ऐसी क्यों है। हर एक एक्सपेरिमेंट को करने के बाद और उसे अच्छे से जानने के बाद उसे दर्ज करना भी एक कला थी। प्रकृति से जुड़ी रिसर्च करने वालों के लिए वो आज भी उनके टीचर हैं, क्योंकि नेचर की असली समझ उनकी किताबों से ही मिली है। आज हम सब भी इस नेचर लवर को श्रद्धांजलि देते हैं। सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। दोस्तों, दुनिया पर राज करने वाली ये आवाज है एक ऐसे गायक की जिनके बिना पाकिस्तानी संगीत का इतिहास अधूरा है। इनके संगीत का सफर करीब 50 सालों तक चला। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसने इनका संगीत ना सुना हो, लेकिन एक बार जिसने भी सुना वो फिर इस लेजेंड की आवाज का दीवाना हो गया। किसी के लिए भी इस आवाज को भुला पाना मुमकिन नहीं है। अपनी मदहोश कर देने वाली गजलों के लिए इन्हें शहंशाह गजल भी कहा जाता है। मशहूर पाकिस्तानी गायक मेहंदी हसन का जन्म आजादी के पहले 1927 में राजस्थान के लूना गांव में हुआ था। आजादी के बाद मेहंदी का परिवार पाकिस्तान आ गया। यहाँ आकर मेहंदी ने अपने फन से लोगों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब इनकी आवाज की कद्र करने वाला कोई नहीं मिला तो इनके पिता ने घर चलाने के लिए एक साइकिल पंचर की दुकान खोल दी। अपनी दुकान को संभालने के साथ साथ मेहंदी ने अपने बड़े भाई के साथ लाहौर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इसी बीच उनके भाई को पाकिस्तान रेडियो कराची में बतौर कंपोजर नौकरी मिल गई, जिसके बाद मेहंदी हसन ने भी रियाज करना शुरू कर दिया और 1951 में कराची में बनी फिल्म शिकार के लिए उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड करवाया। ये फिल्म नाकाम हो गई और इस वजह से मेहंदी को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, जिसके बाद वो भावलपुर चले आए। यहाँ आकर इन्होंने मोटर कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी करना शुरू कर दिया। इनके मोटर मैकेनिक तजुर्बे के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि मेहंदी इंजन की आवाज सुनकर ही बता देते थे कि वो कितना चला हुआ है।
वो खाली समय में रियाज करते रहते थे और फिर 1956 में वो लाहौर रेडियो से वाबस्ता हो गए। यहाँ इन्होंने हर महीने 3 कार्यक्रमों से अपनी शुरुआत की थी, जिसके बदले में इन्हें 50 रुपए प्रति प्रोग्राम के हिसाब से 150 रुपए मिल जाया करते थे। 1957 में मेहंदी हसन ने फिल्म ससुराल के लिए लिखे एक गीत को अपनी आवाज दी और इसके बदले में इन्हें 500 रुपए मिले। और फिर इन्होंने मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहान के साथ गाना गाया। अब इनकी आवाज पाकिस्तानी संगीत में जानी पहचानी हो चुकी थी, इसीलिए धीरे धीरे संगीत की दुनिया में इनका सफर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और इन्होंने फिल्म घूंघट के एक गीत मुझको आवाज दे तू कहाँ है को अपनी आवाज दी। मुझको आवाज दे तू कहाँ है, तेरे बिन सुना सुना जहाँ है। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे तू कहाँ है। इस सफलता के बाद 1960 से मेहंदी कराची वापस आकर रहने लगे और रेडियो लाहौर और रेडियो मुजफ्फराबाद में प्लेबैक सिंगर के तौर पर मशरूफ भी रहने लगे। 1962 में मेहंदी ने नूरजहान और उनके शौहर के साथ लंदन का पहला सरकारी दौरा किया और यहाँ उन्होंने अपने फन से लोगों को मुजाहिर बना लिया, जिसके बाद इन्होंने तंजानिया, केन्या जैसे कई देशों के सरकारी दौरे भी किए। अब मेहंदी हसन की आवाज देश की सीमा से निकलकर विदेशों में भी पहचानी जाने लगी थी। उन्होंने अपने सफर में 2500 से भी ज्यादा फन पेश किए हैं, कभी फिल्मों तो कभी कॉन्सर्ट्स के तौर पर। दिसंबर 1977 से मई 1978 के बीच मेहंदी हसन भारत में रहे। यहाँ उन्होंने अहमद फरेज की गजल अब के तुम बिछड़े तो में अपनी आवाज का जादू दिखाया। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद। जिसके बाद मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार ने इन्हें शहंशाह गजल का खिताब दिया। इस मौके पर दुनिया की मशहूर गायिका लता मंगेशकर भी मौजूद थी। लता जी का कहना था कि मेहंदी हसन जी के गले में भगवान बसता है। कुछ समय बाद मेहंदी हसन के घुटनों में तकलीफ रहने लगी, जिस कारण वो चलने फिरने में परेशानी महसूस करने लगे और सन 2000 में उनकी दोनों बीवियों का अचानक इंतकाल हो गया, जिस वजह से इन्हें सदमा सा लगा और इसी बीच इन पर फालिस का हमला हो गया। हॉस्पिटल में रहने के दौरान उन्होंने गाने के लिए बहुत जद्दोजहद की, लेकिन 9 सालों में कुछ भी गा नहीं सके। मेहंदी हसन के शागिर्दों का मानना है कि उन्हें सबसे ज्यादा तवज्जो भारत में ही मिली। उनके चाहने वालों की फेहरिस्त बहुत ज्यादा लंबी थी। यहाँ जब मेहंदी हसन को फालिस का दौरा पड़ा था, उस वक्त भारत के वजीर आला अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने हसन को भारत लाकर इनका इलाज अपने खर्च पर करवाया था। 84 सालों तक भारत और पाकिस्तान के अलावा इन्होंने कई दूसरे देशों में भी अपने फन से लोगों के दिलों पर राज किया और आज भी उनकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। आज मेहंदी हसन के जन्मदिन पर उनके चाहने वालों की आंखें जरूर नम हैं, लेकिन उनके दिलों में वो आज भी जिंदा है और शायद हमेशा रहेंगे। हसन की इस प्यारी सी गजल के साथ हमारी पूरी टीम भी उन्हें सलाम कर रही है। मोहब्बत मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तेरी महफिल हम मोहब्बत करने वाले। और अब अपने साथी संदीप भट्ट को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार, गुड बाय।
मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,